नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश के ऐलान से एनडीए की बढ़ी परेशानी की, इंडिया गठबंधन में बनती बात की, जानेंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले क्यों वोटर लिस्ट पर उठे सवाल, एसआईआर पर कैसे घिरा चुनाव आयोग, देखेंगे खरगे को क्यों दी जा रही है धमकियां, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की मिली सशर्त इजाजत, 18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन। सीजीआई गवाही बोले पर्यावरण से समझौता नहीं, अपनानी होगी बैलेंस्ड अप्रोच। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पत्नी गीतांजलि को याचिका में बदलाव करने की दी इजाजत। 29 अक्टूबर को अगली हियरिंग। नीतीश कुमार ने बदली चुनावी चाल, जेडीयू के 57 उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान नहीं, पहली बार जेडीयू ने काट दिए मुसलमानों के टिकट। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 575 अंकों की बढ़त के साथ 82,605 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 178 अंकों के उछाल के साथ 25,323 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा बीजेपी के गले की फांस बन गया है। सहयोगी दल नाराज दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो बीजेपी हाईकमान से बात करने से ही इनकार कर दिया है और यह ऐलान कर दिया है कि एनडीए में जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। इसके साथ ही नीतीश ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां गठबंधन का उम्मीदवार पहले से ही मैदान में है, जिसे लेकर अब दावे हो रहे हैं कि एनडीए पूरी तरह से बिखर रहा है। बिहार में एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सहयोगियों के बीच चल रही जंग खत्म नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी को मिली 5 सीटों पर दावा ही नहीं ठोका, बल्कि जेडीयू के उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें से कई नाम उन सीटों के लिए घोषित किए गए जो जेडीयू के कोटे में नहीं थे। मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा सीट एनडीए ने एलजेपीआर को दी है, लेकिन इस पर अब जेडीयू के उम्मीदवार भी मैदान में आ गए हैं। राजगीर के मौजूदा विधायक कौशल किशोर और सोनबरसा के विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को जदयू का सिंबल मिल भी गया है। इसके अलावा जदयू ने पूर्व विधायक धूमल सिंह को भी एकमा से सिंबल दिया है। नीतीश तारापुर से भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में थे, लेकिन बीजेपी ने किसी तरह से उन्हें सीट छोड़ने के लिए मना लिया। यहां से बीजेपी के सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि वो मखदुमपुर सीट से हमका उम्मीदवार उतारेंगे। ये सीट भी चिराग की पार्टी को दे दी गई है। नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी दिखाई, उन्हें दिल्ली बुलाया गया। उपेंद्र कुशवाहा मोरबी सीट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दूसरा ऑफर देकर कुशवाहा को मनाने की कोशिश की है। खबर आ रही है कि कुशवाहा को एक एमएलसी सीट ऑफर हुई है। वैसे बवाल बीजेपी के अंदर भी मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले की औराई सीट से टिकट कटने पर मौजूदा विधायक एवं पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने यहां कांग्रेस से दल बदल कर बीजेपी में आए पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को टिकट दिया है। अब राम सूरत राय ने बगावत के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में कई जगह घमासान मचा हुआ है और जल्दी ही कई बड़े नेताओं के इस्तीफे की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। एनडीए बिखर रहा है तो महागठबंधन में मजबूती दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन भी कर दिया है। तेजस्वी के नामांकन से ही साफ हो गया है कि चुनाव किधर जा रहा है। प्रशांत किशोर, जो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, उन्होंने मैदान छोड़ दिया है। तो कैसे महागठबंधन विरोधियों पर पड़ रहा है भारी, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आखिरकार सहमति बनती दिख रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ सीटों की डील फाइनल हो गई है। जानकारी के मुताबिक वीआईपी को बिहार चुनाव में 18 सीटें देने पर सहमति बनी है। इन 18 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस के कोटे से, जबकि 10 सीटें आरजेडी के कोटे से दी गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आरजेडी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि डील को लेकर अभी तक महागठबंधन या इसमें शामिल किसी भी पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच मुलाकात और फोन पर बातचीत के बाद ये सहमति बनी है। सीटों के चयन में जातीय समीकरणों और स्थानीय कारकों का पूरा ध्यान रखा गया है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा 3 वाम दल भी शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी गठजोड़ की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बीच पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख यानी 17 अक्टूबर नजदीक है और उससे पहले सीट बंटवारे पर सहमति बन जाना महागठबंधन के लिए राहत भरी खबर है। बहुत जल्द इस पूरे सीट बंटवारे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। इसी को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है
कि हमारी कुछ बातें रह गई थी, उसे हमने आज क्लियर कर लिया। आज हम पटना जा रहे हैं, उसके बाद सारी चीज फाइनल हो जाएगी, जल्द ही सूची जारी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है। ये वही सीट है जहां से पहले प्रशांत किशोर के नामांकन भरने की अटकलें थी, लेकिन अब उन्होंने मैदान छोड़ दिया है और तेजस्वी के सामने उतरने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा एनडीए खेमे से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल किया। महागठबंधन मजबूत दिख रहा है तो एनडीए बुरी तरह से घिरा हुआ है, खास तौर पर एसआईआर को लेकर। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चाहती है कि एसआईआर उनके राज्य में नहीं हो, तो विपक्ष ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो चुनाव ही नहीं कराए, अगर चुनाव कराना है तो वोटर लिस्ट पहले सही करे। 5 साल इंतजार किया है, 5 महीने और इंतजार कर लेंगे। तो कैसे मुश्किल में दिख रहा है चुनाव आयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर नजर आ रहा है। हालात ये है कि राज और उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी ही दे दी कि मत कराओ बीएमसी चुनाव। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। वोटर लिस्ट पर उठते सवालों को लेकर ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंच गए, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोक्कलिंगम से मुलाकात की और मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर जमकर नाराजगी भी जताई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वीवीपैट मशीन को लेकर सवाल उठाया और कहा कि बिना वीवीपैट के चुनाव करवाए जा रहे हैं। क्या ये सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है? मतदाता को तो ये भी नहीं पता चलता कि उसका वोट किससे जा रहा है। अगर इसी तरह चुनाव करवाना है तो मत करवाओ। और कुछ ऐसे ही तेवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के भी दिखाई दिए। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची जारी की है उसमें भारी गड़बड़ियां हैं। मुंबई के कांदीवली इलाके में तो कुछ लोगों की उम्र 124 और 117 साल भी दिखाई गई है। अगर चुनाव आयोग ये सब ठीक नहीं कर सकता तो चुनाव मत कराओ। 5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, अगर 2 महीने और रुक जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने तीखे स्वर में कहा कि ये लोकतंत्र नहीं, मजाक है। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पारदर्शी चुनाव करवाना है। जिस तरह दोनों भाई एक साथ चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंचे, उसने पहले ही सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। और चुनाव आयोग को जिस तरह दोनों नेताओं ने सख्त चेतावनी दी है, उससे पूरे राज्य का पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में एसआईआर रोकने की कोशिश हो रही है तो बिहार में ये पूरा भी हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग अभी भी सवालों में है। स्वराज अभियान के चीफ योगेंद्र यादव ने बिहार में एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहा है योगेंद्र यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने आयोग पर सबसे बड़ा झूठ बोलने का दावा करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बार बार ये दावा कर रहा था कि वो 2003 की इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया और नियमों का ही पालन कर रहा है। हालांकि योगेंद्र यादव ने 2003 की इंटेंसिव रिवीजन यानी पुनरीक्षण की गाइडलाइन वाली फाइल सामने लाकर आयोग के इस दावे का भांडाफोड़ कर दिया है। उनके मुताबिक 2003 में हुई प्रक्रिया में ना तो कोई एनुमरेशन फॉर्म भरा गया था, न दस्तावेज मांगे गए थे और न ही सभी की नागरिकता की जांच हुई थी। योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि आयोग इन दस्तावेजों को पिछले 3 महीने से छिपा रहा था। उनका कहना है कि 2003 और वर्तमान एसआईआर की गाइडलाइन बिल्कुल अलग है। यादव का दावा है कि आयोग का ये दावा कि वो 2003 की प्रक्रिया को दोहरा रहा है सरासर झूठ साबित हो चुका है, जिससे चुनाव आयोग के रवैये पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब चुनाव आयोग की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब आता है या नहीं, ये देखना होगा। चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे भी परेशानी में दिख रहे हैं। 3 दिन में उन्हें 2000 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं और ये धमकियां इसलिए मिल रही हैं क्योंकि खरगे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। खरगे ने अब सबूत सामने रखते हुए आरएसएस से जुड़े लोगों पर बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्या कहा है खरगे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में सरकारी जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने हाल के दिनों में मिल रही धमकियों और अभद्र कॉल्स को दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है उस गंदगी का जो आरएसएस युवाओं और बच्चों के मन में भर रहा है। See, it is not a threat call. There are threat calls. I've been, like I said, in the last 3 days, I've got hundreds, thousands of calls. इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या शाखाओं की संस्कृति यही है कि मां बहनों को अपशब्द कहे जाएं और उनका अपमान किया जाए।
क्या बीजेपी नेता इस तरह की अभद्रता और नफरत भरी भाषा का समर्थन करते हैं? भाजपा नेताओं के बच्चे तो अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब घरों के बच्चों को इन लोगों द्वारा नफरत और हिंसा में धकेला जा रहा है। प्रियंक खरगे ने कहा कि पिछले 2 दिनों से मेरे फोन की घंटी बजती रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे और मेरे परिवार को धमकियों, डराने धमकाने वाले फोन आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थानों में आरएसएस की गतिविधियों पर सवाल उठाने और उन्हें रोकने की हिम्मत की थी, लेकिन मैं ना तो विचलित हूं और ना ही हैरान। प्रियंक खरगे ने कहा, हमारा संघर्ष व्यक्तियों से नहीं बल्कि उस गंदी मानसिकता से है जिसे आरएसएस फैला रहा है। हमें इन युवाओं को बौद्ध, बसव और अंबेडकर के विचारों से जोड़ना होगा। प्रियंक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और उनकी राजनीति सत्ता की नहीं बल्कि विचारों और जनता की राजनीति है जो निर्दोष युवाओं को इस नफरत के चक्र से बाहर निकालेगी। अब ये पूरा विवाद कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। प्रियंक ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन इस समय देश की जो स्थिति है उसे लेकर पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने तो तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी सरकार को फसल लूटने वाली सरकार बता दिया है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखेंगे इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार स्वदेशी का नारा जनता को गुमराह करने के लिए दे रही है। बीजेपी के मुंह पर स्वदेशी है और मन में विदेशी है। जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया उससे सीख कर चीन पर टैरिफ लगाना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, अब अमेरिका से सीखिए, चीन पर टैरिफ लगा दो आप। स्वदेशी का नारा तो केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। अगर वाकई में स्वदेशी उनके मन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो स्वदेशी है, मन में विदेशी है। अगर मन से स्वदेशी हैं तो क्यों नहीं टैरिफ लगाते हैं? इसके साथ ही सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार तो केवल किसानों की जमीन और फसल की लूट कर रही है। किसानों के प्रति कभी ये सरकार ईमानदार नहीं रही है। हम समाजवादी लोगों ने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा फैसला लिया है। हम लोग किसानों की मदद करते थे, लेकिन अब कोई मदद करने वाला नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूपी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये पुलिस मदद के लिए है या जान लेने के लिए। इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था जितना इस वक्त हो रहा है, क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करवा रहे हैं। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करवाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? डिजिटल गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं और इस मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बड़ी जंग शुरू हो गई है। अफगान तालिबान ने जमीनी हमला कर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया, तो बौखलाए पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने लड़ाकू विमानों की मदद से हमला बोल दिया है, जिसके बाद ये जंग और तेज होती दिख रही है। अफगानिस्तान की तालिबान सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। इस जंग में अब तक पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है। कई चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जमीन पर जंग हारते देख अब पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को मैदान में उतार दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में हवाई हमला किया है। ये हवाई हमले चमन सीमा के पार किए गए, जहां कम से कम 3 अफगान तालिबान चौकियों को निशाना बनाया गया। हमले में कई लोगों की जान जाने की खबर आई है। इस बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में ओरकजई के घिलजो इलाके में महमूदजई चौकी पर तैनात फ्रंटियर कोर के 8 जवानों की जान चली गई। कुछ फ्रंटियर कोर के जवान अब भी लापता हैं। वहीं स्पिन बोल्डक में तालिबान लड़ाकों के हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के हथियारों पर भी कब्जा किया है, जिसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी तालिबान को जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि स्पिन बोल्डक के अलावा 14-15 अक्टूबर की रात अफगान तालिबान और टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला करने की कोशिश की। इन हमलों को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में 6 टैंकों समेत 8 अफगान चौकियां नष्ट हो गईं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में और एनसीआर में पटाखे चलाने की इजाज़त दे दी है और कहा है कि अगर वो पटाखे नकली निकले तो सप्लायर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा।
अब ये असली है या नकली है ये कैसे पता चलेगा? और जब चलने के बाद में उनकी जांच होगी, उस बीच में पर्यावरण को कितना नुकसान हो जाएगा, ये तो सोचना ही पड़ेगा मीरा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।